स्पष्टता है वो अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रही किसी गठबंधन में, और फ्यूचर टेंस की बातें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र में शुरू हो गया, सबसे ज़्यादा 48 सीटें लगभग वहाँ से हैं, वहाँ पर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली में बन नहीं रही है, पंजाब में बन नहीं रही है, बैठकों का दौर जारी है। अब कब किस तरीके से ये जो इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं, ये कैसे और कब इसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं, या अवधेश जी, रामकृपाल जी जिस तरीके से कह रहे थे कि वो कुछ है नहीं, दरार की बस बात हो रही है, दीवार तो उठे पहले। देखिए 23 जून को उनकी पटना में पहली बैठक हुई थी विपक्षी गठबंधन की, 28 जन वहाँ बैठे थे। इस 23 जनवरी को 2 दिन के बाद 7 महीने पूरे हो जाएंगे। क्या 7 महीने के अंदर इस गठबंधन ने कोई भी निर्णय लिया है किसी भी एक तरह का? न संयोजक निर्णय हुआ, न सीटों पे शेयरिंग हुई, न कॉमन घोषणा पत्र हुआ, न किस मुद्दे पर इनकी एक राय होगी उस पर तय नहीं हुआ। किसी भी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन सहमति नहीं बना पाया है। लेकिन सीटों के बंटवारे पे आप देखिए, केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो भरूच पे उम्मीदवार घोषणा कर देते हैं। अर्जुन मोढविया कहता है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, केजरीवाल को कहने का अधिकार नहीं है सीट डिक्लेयर करने का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कहते हैं कि नगीना सीट हम भीम आर्मी के चंद्रशेखर को दे देंगे गठबंधन के अंदर। बिहार में नीतीश कुमार कह देते हैं कि सीतामढ़ी सीट पे हमारे विधान परिषद के सभापति चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में ममता कहती है कि 2 सीटें से ज़्यादा दूंगे नहीं। केजरीवाल पंजाब में कहते हैं कि 13 की सीटें सीधा हम लड़ेंगे। दिल्ली को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बम्बई की 6 सीटें मैं लड़ूंगा, यहाँ कांग्रेस को देखने की जरूरत नहीं है। बम्बई की 6 और कोंकण की 7 टोटल मिला के 13 सीटें पर मैं अपने उम्मीदवार करूंगा, यहाँ मेरा संगठन मजबूत है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यहाँ देखे ना, कांग्रेस कहती है संभव नहीं, बम्बई की 6 में से 3 सीटें हम भी लड़ेंगे चुनाव। तो मुझे लग रहा है कि अभी इनके बीच इस बात में सहमति नहीं बन रही है कि किस सीटें पे कौन लड़ेगा। आज ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा था कि 31 दिसंबर तक आप तय कर लीजिए। 31 दिसंबर की डेडलाइन निकल गई, जनवरी आ गया। बिहार के अंदर कल ही लालू, नीतीश और तेजस्वी की बैठक हुई है। लालू ने कह दिया है कि मधेपुरा, भागलपुर और बांका सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, जो जेडीएस जिसपे नीतीश के सांसद हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाई हम पिछली बार किशनगढ़ जीते थे, वो तो हम सीट लेंगे ही, इसके अलावा में कटिहार भी दे दो। 3 सीट और मांग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय इनके भी सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति नहीं बन रही है। विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि आपस में समझौता कैसे करें, कौन किसकी बात माने। अगर संयोजक इन्होंने किसी को बना भी दिया, नीतीश कुमार को संयोजक का प्रस्ताव दिया, नीतीश कुमार ने फिलहाल ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। अगर नीतीश कुमार संयोजक बन जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार जो कहेगा उसकी बात ममता बनर्जी मानेगी? क्या केजरीवाल मानेंगे? क्या तमिलनाडु में स्टालिन उसकी बात को मानेंगे? या क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में उसकी बात को मानेंगे? मुझे लग रहा है कि सब अपने अपने टापू के सुल्तान हैं। सबको लगता है कि हमें हमारा क्षेत्र बचा रहे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी के बंगाल के बाहर देखना नहीं चाहती। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में मेरी सरकार बची रहे और यहाँ मेरी 17 सीटों पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 17 में से मैं कोई सीटें छोड़ूंगा तो वो सांसद पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लालू का खाता नहीं खुला था, लालू सोच रहा है कि इस बार मौका मिला तो मैं 11 सीटें लेके अपने सीटें जितवा लूँ। केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली में तो कांग्रेस सीटें दे दो, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल कितना भी बांटने हैं, 7 सीटें भाजपा जीतने वाली है। ये कांग्रेस भी जानती है और केजरीवाल भी जानते हैं कि पंजाब की 13 सीटों में ही उनको ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है और वहाँ पर अकाली भी कमजोर हो चुके। तो दोनों को पंजाब में लग रहा है कि हम जीतने की स्थिति में, तो पंजाब में इनमें समझौता नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को पहले बैठकर ये आपस में तय करना चाहिए कि हमें कितनी जल्दी सीटों का बंटवारा करना है। रही बात अगर ये कहा जाता है कि भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने सीटें बांट ली है, क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें अकेले की स्पष्ट बहुमत है। पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर जितनी नई सीटें, उससे दुगनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहे ना रहे, इंडिया गठबंधन में किसी को सीटें न दे, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 सीटें लेके आने वाली है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो 400 का जो आकर टारगेट सेट किया है, जो 50% का उन्होंने अचीव करने का टारगेट सेट किया है, वो वहाँ कैसे पहुँचना है। विपक्ष के पास तो ये है कि किस तरह से अपना अस्तित्व बचाना है। कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव से विपक्ष का नेता बनने की सीटें नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस को यह देखना है कि किस तरीके से हम 50 के ऊपर 75, 55 के ऊपर सीटें ले जाए, जिससे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में हम आ सके। तो मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष अभी इस उहापोह से उभर नहीं पा रहा है और 2 चुनाव हारने के बाद, 2014 और 2019 का चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष जमीनी सच्चाई समझ नहीं पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की अगर भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार के बाद आज विपक्ष के लिए वहाँ बहुत स्पेस नहीं बचा। मायावती गठबंधन में आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्मदिन में स्पष्ट कह दिया मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी।
मायावती के साथ लड़कर भी अखिलेश यादव ने 2019 में 5 सीटें और मायावती ने 10 सीटें जीती थी। उसके बाद भी 2 सीटें आप हार गए उपचुनाव में। आजमगढ़ हार जाते हो और रामपुर उपचुनाव हार जाते हो। आज 3 सीटें बची हुई है। मायावती अपने एक सांसद को निकाल देती है अमरोहा के। मायावती के पास 9 सांसद है। क्या मायावती अकेले लड़के 9 सांसद जिता सकती है? क्या अखिलेश यादव मायावती को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस के दम पर अपने 5 सांसदों को जिता सकते हैं? तो जो विपक्ष इकट्ठा होने के बाद भी अगर आप 2019 का वोट बैंक देखेंगे तो सारा विपक्ष का वोट बैंक 45% है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अकेला वोट बैंक 49.95% है। तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोकोगे? जो पार्टी 16 राज्यों के अंदर 50% ज़्यादा वोट बैंक लेके आ रही है और अपने लिए 400 का टारगेट सेट करके चल रही है, उसको आप कैसे रोकोगे? तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष अभी भी जमीनी सच्चाई नहीं समझ पा रहा है। यही इनकी दुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो संगठन है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है और संघ का जो जमीनी स्तर पर काम है, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी को रोकना विपक्ष की बात के बस की बात नहीं है। अकेले तो किसी स्थिति में रोक नहीं सकते, संगठित होकर भी इनके लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में भी ये आपस में मिलकर बैठने को तैयार नहीं है और इनकी स्थिति तो वैसी हो गई कि जैसे वो तराजू पे मेंढक को तोलने वाली जो स्थिति थी है कि एक जगह बैठ नहीं पा रहे, 2 जगह बैठे तो 4 गायब हो जाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में अभी 28 दलों के अंदर एका नहीं बन पा रहा है। समय हाथ से निकलते गया और जनता भी इस बात को जानती है कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव अलग लड़ते हो, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर देती है, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर देती है, कमलनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए मना कर देते हैं, चुनाव की जो रैली आप करते हो इंडिया गठबंधन के लिए सिर्फ कमलनाथ मना कर देते हैं, सनातन पे एक दल कोई बोलता है, दूसरा दल कुछ और कहता है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष के अंदर इतना आपस के अंदर अनिश्चितता का माहौल है, आपस में इतना ज़्यादा मतभेद है कि ये एक साथ आ नहीं सकते। जनता भी इस बात को जानती है और जनता अब 2014 और 2019 दो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 10 कार्यकाल देखने के बाद जनता ने यह तय कर लिया है कि तीसरा काल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। तो विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति के अंदर नहीं है। विपक्ष अपना सम्मान बचाने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बैठे तब की बात है, मुझे लगता है विपक्ष नहीं बैठ पाएगा और इनके बीच जो था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कॉमन उम्मीदवार उतार देंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है यह फिलहाल संभव नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।